आओ देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 64 टीएमएच का। इसमें देखो जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे खास तौर पे इसका स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक किस कमेटी की सिफारिश पे इसका गठन किया गया था, संतानम आयोग, उसमें राजस्थान से भी सदस्य थे टीकाराम पालीवाल। देन स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अपन देखेंगे 1+2। टेन्योर क्या है 465, 4/65। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, है ना। और एक वो इसका और सीबीआई का क्या रिलेशन है वो। तो इस तरह से का कुछ, जैसे कोई भी आप टॉपिक उठाओ ना, तो सबसे पहले अपन को देखो क्वेश्चन ध्यान में होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप हर लाइन को एक सेम इंपॉर्टेंस से पढ़ोगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर लाइन को सेम इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, हर फैक्ट को सेम इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। कई फैक्ट ऐसे होते हैं जो आप किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, वो अच्छी तरह से फिट होने चाहिए। कई फैक्ट ऐसे होते हैं, चलो ठीक है यार अपन देख लेंगे, ये निकल जाएगा, वैसे वैसे अपन प्रूडेंस लगाएंगे। तो ऐसे अपन को एक समझ बना के टॉपिक को पढ़ना है। और ये समझ कैसे विकसित होगी, पीवाईक्यू से, लास्ट ईयर क्वेश्चन से, टॉपिक से जैसे देखोगे तो। आ जाओ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं किस मिनिस्टर के अंडर में आता है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डीओपी। ठीक है, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, फिर मिनिस्ट्री लगती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस, एमपीओजीजी। ठीक है, और डीओपी के अंडर में और कौन कौन इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अलावा, जैसे सीबीआई है, आता है। ठीक है, अपन ने सीआईसी देखा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देन कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, प्रशासनिक प्राधिकरण, अपने ट्राइब्यूनल जैसे जो होते हैं अधिकरण। देन यूपीएससी है, डीओपी के अंडर में आता है। एसएससी है और लोकपाल है, ये सब क्या है, डीओपी के अंडर में। तो इसमें सीबीआई वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये सब डीओपी के अंडर में है। ठीक है, यूपीएससी डीओपी के अंडर में। ठीक, यूँ अपन को ध्यान में देना है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री किसके अंडर में, तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि जितने भी अपने वैधानिक आयोग पढ़ रहे हैं, इन सब की अपन को मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। हर टॉपिक में मैंने आपको मिनिस्ट्री बताई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कब स्थापना हुई, 1964 में हुई। प्रपोजल बाई सेंटर, सेंटर ने प्रपोजल दिया था और रिकमेंडेशन किस कमेटी की थी, संतानम आयोग। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतानम आयोग का गठन हुआ 1962 में, इंडिया चाइना वार के समय, और रिकमेंडेशन थी 64 में। ठीक है, और इसने करप्शन खत्म करने के लिए एक 1+5 आयोग की स्थापना की, जैसे बात करी। और इस संतानम आयोग के अंदर राजस्थान से भी सदस्य थे टीकाराम पालीवाल, जो भारत के राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम हुए हैं, इलेक्टेड सीएम टीकाराम पालीवाल। ठीक है, जुडिक्शन क्या होता है, सीवीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी अपन जैसे देखते हैं, अभी नीचे और अपन देखेंगे कुछ ग्रेड का उसके अंदर सिस्टम जरूर लगता है, तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज पे इसका जुडिक्शन लगता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट पे। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीवीसी के दायरे के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज नहीं होते, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। फिर अपन देखते हैं नेचर, स्टार्टिंग के अंदर नेचर कैसा था, ना तो स्टेचुटरी था और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल था। कहना मतलब ना वैधानिक था और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल था। क्यों, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के प्रपोजल से जैसे हुआ था, प्रपोजल बाय सेंटर, एग्जीक्यूटिव के प्रपोजल से। जैसे अपन ने देखा योजना आयोग बना, फिर जैसे नीति आयोग बना, एग्जीक्यूटिव के प्रपोजल से बने हुए हैं। फिर अपन ने देखा कि 2003 के अंदर इसका जो नेचर हो गया वो हो गया स्टेचुटरी, वैधानिक आयोग। क्यों, क्योंकि एक एक्ट से इसको बैक किया गया 2003 के अंदर। फिर अपन देखते हैं ये PIDPI क्या है, कि पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई डिस्क्लोज किया जाना है फैक्ट, और प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स, है ना। मुखबिर जैसे जो होते हैं, विसिल ब्लोअर्स, जिनको लेजिस्लेचर में नाम दिया गया है, उनकी प्रोटेक्शन किया जाना जरूरी है। ठीक है, इस पर रिजोल्यूशन आया 2004 के अंदर, टू प्रोटेक्ट विसिल ब्लोअर्स। विसिल ब्लोअर्स का मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो संस्था के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट पे सबसे पहली बार जो सीटी बजाता है, आवाज़ उठाता है, देट आर विसिल ब्लोअर्स। फॉर एग्जाम्पल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर इंजीनियर थे सत्येंद्र दुबे। ठीक है, इनका मर्डर हुआ 24 नवंबर 2003 में वर्क साइट पे कोडरमा झारखंड में। अभ्रक नगरी है, माइका नगरी, कोडरमा झारखंड। तो वहाँ जो NHAI के अंदर करप्शन हो रहा था रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, उसको लेके इन्होंने आवाज़ उठाई और इनका मर्डर कर दिया गया। बहुत लंबी चौड़ी उस समय ये बात आई। और फिर थोड़ा सा यूँ एक इत्तेफाक था, 2002 में मैंने तैयारी चालू ही करी थी। फिर मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में पढ़ा, तो काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिला कि मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब जैसे ठीक है अपना टाइम पास करना है, ठीक है, लेकिन अगर करने का जज्बा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। समझ रहे हो। तो ये सत्येंद्र दुबे मूवी बनी है, आप गूगल में पढ़ के देखो, बहुत अच्छा, जैसे आपको लगेगा कि मतलब
क्या एक डेडिकेशन, क्या इंटीग्रिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब डिमांड करती है। वैसे तो टाइम पास करने का भी काफ़ी साधन होते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है। ये स्वतंत्र दुबे केस से अपन को सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये विशल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन की बात है। ये अपने PIDPI रिजोल्यूशन, प्रोटेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्लोजर, सॉरी पब्लिक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेंट्स रिजोल्यूशन 2004 है ना। ये स्वतंत्र दुबे इंसिडेंट से ये ट्रिगर था रिजोल्यूशन। फिर अपन देखते हैं कि ये जो CVC है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो मैं एक आपको बात बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे अभी आप सारा इसमें सिस्टम पढ़ोगे ना सारा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो इसमें क्या है, ये जो गिनती है ना, ये ध्यान रखो, ये ठीक है, ये 5 और 6, ठीक है, ये ध्यान रखो, क्योंकि मैंने जैसे इसको सेट किया हुआ था ये मेरे को कन्फ्यूज़ करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसमें कोई पैटर्न देखा तो इससे मेरे को काफ़ी मदद मिली। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात हो, स्ट्रक्चर होगा 1+2 मतलब 1+2 सदस्य होंगे। तो ये आ गया, ये तो ये यहाँ तक बात होगी अपने स्ट्रक्चर की। एक चेयरमैन हो गया और 2 अन्य मेंबर होंगे। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट है ना, यहाँ पे यूँ कर लो, ये RC एक रिकमेंडेशन कमेटी होगी, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा। हर ज़्यादातर में अपन ऐसे ही देखता है, जैसे अभी पिछला पढ़ा अपन ने CIC, उसके अंदर ऐसा सिस्टम था, ठीक है। फिर ये जो रिकमेंडेशन कमेटी होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 3 होते हैं, PM, HM और लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर अपोजिशन नहीं है तो बिगेस्ट पार्टी इन द लोकसभा राज्यसभा नहीं लोकसभा। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या 1/10 कह लो, चाहे 10% सीट्स जैसे जो है वो अपने पास होनी चाहिए, वो नहीं है तो फिर बिगेस्ट दल पार्टी इन लोकसभा। और ये होम मिनिस्टर है, देखो ये यूनियन मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है, जैसे आप अपन क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर, तो हालांकि होम मिनिस्टर एक केंद्रीय मंत्री होता है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा मेंशन है पदनाम की होम मिनिस्टर, ना कि कोई यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है, केवल होम मिनिस्टर है ना। तो PM HM UPSC क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, ठीक है, ये है। तो रिकमेंडेशन कमेटी में कितने मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए। तो तीसरा कहाँ आ गया, ये 3, ये रिकमेंडेशन कमेटी आ गई। हर जगह अपन जैसे देखते ही आए हैं। फिर अपन देखते हैं टेन्योर क्या है, टेन्योर 4/65 है, 4 साल ईयर हो जाए या 65 साल एज हो जाए, ये तो 4 ये आ गया। और 56 जो है ना, ये 65 में काम आ रहा है ये से, तो 4/65 यहाँ ये अपन ने ये चीज़ जो है ये टेन्योर में देख ली। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 तक ये कंटिन्यू ये फ्लो के अंदर आ रहा है। 1 और 2 स्ट्रक्चर हो गया, 3 रिकमेंडेशन कमेटी हो गई, 4 और 5 6 से अपन ने कर दिया 65, 4/65, तो वो टेन्योर हो गया। तो देखो फिट हुई ना चीज़। ऐसे अपन क्या एक साइंटिफिक तरीके से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में जगह बनाती है चीज़। फिर आफ्टर रिटायरमेंट नो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। फिर रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, और रिमूवल के ग्राउंड जो अपन हमेशा से देखते आए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दिवालिया हो गया जब, उसके बावजूद मतलब दिवालिया हो गया पेड एम्प्लॉयमेंट में शामिल होने के बाद भी। फिर एक्शम हो गया अनफिट एंड अनहेल्दी, और मतलब अनेबल फिजिकल मेंटल और अनफिट, ये वो एक्शम, ठीक है। देन फिर करेक्टर चरित्र, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी, अगर ये है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, और सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति बाउंड होगा उस सलाह के अकॉर्डिंग, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने को। हटाना है तो हटाना है, नहीं हटाना तो नहीं हटाना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। समझ गए। तो ये सिस्टम ही अपन सब में देखते हैं, तो ऐसे ध्यान में रखना है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस किसके समान है, UPSC के चेयरमैन या मेंबर के समान है, वो हटाने का तरीका भी आप देख लो वही सेम, ठीक है। तो ये चीज़ हटाने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस बस यहाँ आ जाता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी जहाँ सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज़, ठीक है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन के मामले में ही UPSC चेयरमैन और मेंबर के समान है, रिमूवल UPSC मेंबर के समान नहीं है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन की बात है सिर्फ। फिर स्ट्रक्चर में सेक्रेटेरिएट होता है खुद का, फिर आता है वर्क, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका कार्य क्या है। तो अपन ने देखा था कि भाई करप्शन और जुरिडिक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस, लेकिन उनमें कैसे कैसे अपन देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उसमें लेवल 8 से ऊपर के कर्मचारी अधिकारी, वो जिन पे और इन पे करप्शन एक्ट 1988 जैसे जो है तो उससे संबंधित जितने प्रावधान है वो इन कर्मचारियों पर लागू करना। ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, अपन देखेंगे। और ग्रुप ए की सर्विसेज ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु संख्या 3, CBI की देखरेख को निर्देश की जांच इन करप्शन केसेज। कहने का मतलब क्या है, अगर हायरार्की की बात करें तो CVC ऊपर होती है और CBI नीचे होती है,
कहने का मतलब सीबीआई को डायरेक्शन दे सकता है सीवीसी, है ना, केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन डायरेक्ट सीबीआई, ठीक है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। सीबीआई की देखरेख करना, उसको सुपरवाइज कर सकता है सीबीआई को, उसको डायरेक्ट कर सकता है, निर्देश, उसकी जांच कर सकता है सीबीआई की केसेस की, कौन, सीवीसी। तो कौन ऊपर हुआ, सीवीसी ऊपर हुआ, ऐसे समझना अपन को, ये क्वेश्चन है। फिर विसिल ब्लोवर्स की कंप्लेंट को जांच करना, इंक्वायर करना, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी अपने जुलाई के अंदर जो एयर इंडिया क्रैश हुआ, तो उसके जो उससे संबंधित जैसे जो इंजन में फेलियर होती थी, ऑटो स्विच ऑफ मोड में आ जाता था स्विच, तो एयर होस्टेस ने शिकायत करी सबसे पहले एयरलाइंस में, एयर इंडिया में, लेकिन नहीं सुनी गई। फिर एयर होस्टेस ने शिकायत करी, मतलब 1 साल भर पहले की बात है ये, सेम प्लेन में ही, बस ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वो लंदन से अहमदाबाद आ रहा था, जिस प्लेन के अंदर मैं आपको बात कर रहा हूँ विसिल ब्लोअर की, और हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन से उसने उड़ान उड़ी। तो फिर टाटा के अंदर शिकायत करी, टाटा जैसे संभालते हैं वो शिकायत करी, नहीं हुआ। फिर पीएमओ के अंदर शिकायत करी, नहीं हुआ। फिर सीवीसी के अंदर शिकायत उन्होंने करी, बाकी सब है, आप गूगल में डालो आपको सब दिखाई देगा, कंप्लेंट ऑफ एयर होस्टेज या विसिल ब्लोइंग एक्ट ऑफ एयर होस्टेज इन एयर इंडिया रिगार्डिंग द ऑटो स्विच ऑफ स्विच फ्रॉम लंदन टू अहमदाबाद फ्लाइट, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझ रहे हो, जैसे अपन देखते हैं चीज़ें सब सुनने करने में है, लेकिन धरातल पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो पीएमओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी, विजिलेंस कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये अहमदाबाद जो ब्लास्ट वहाँ प्लेन क्रैश अपन देखते हैं शायद 17 जुलाई 2025 या 12 जुलाई आई थिंक, तो वो देख लो आप। तो कितना इंपॉर्टेंस है इन इंस्टीट्यूशंस का, कि अगर मैंने आपको बताया था ना, करने को बहुत कुछ है, बस कुव्वत की ज़रूरत है, थोड़ी सी एक जो स्पिरिट है उसकी ज़रूरत है। अगर वो शिकायत पे शायद गहनता से जांच होती, सब होता। उन्होंने एयर होस्ट हुआ क्या, उन्होंने एयर होस्टेजेस को ही निकाल दिया गया सर्विस से। रेमेडी तो नहीं हुई ना सॉल्व, आज भी नहीं हुई रेमेडी तो सॉल्व। अभी कल परसों जैसे रिपोर्ट में आ रहा था कि पायलट ने इंटेंशनली किया उसको, जो पॉसिबल ही नहीं। भाई इंटेंशनली तो वही यूं है कि वो क्यों करना चाहेगा ऐसा सारा, खैर जो भी है आपको तो जांच का विषय है। चलो, तो अपन विसिल ब्लोअर जैसे कंप्लेंट इंक्वायरी की बात करते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी कर्मचारी, आरबीआई नाबार्ड सिडबी के अंदर ग्रेड डी से ऊपर के। फिर ये जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनमें मैनेजर लेवल से ऊपर, जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है अपने, जो भाई देखो ये क्या है, एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस में बता दो, एलआईसी लाइफ का इंश्योर करती है, और जीआईसीज मेन अपने 4 है, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया और एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है ना। ऐसे 4 करके अपने जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनमें मैनेजर लेवल से ऊपर, और एलआईसी के अंदर डिविजनल सीनियर डिविजनल मैनेजर से ऊपर के पद सीवीसी के दायरे के अंदर आते हैं। तो एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, अपने ऑल इंडिया हो गया, और बैंक्स के अंदर अपन ने देखा तो स्केल 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसा रहा ना, तो 5 स्केल से ऊपर, ठीक है। और सीबीआई की देखरेख, ऐसे हमको ध्यान में रखना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर लेवल 8 से ऊपर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लेवल 5 से ऊपर, और सीबीआई और विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। और सीबीआई की सुपरविजन, डायरेक्शन, इंक्वायरी करना, ऐसे। तो ये मेजर फंक्शन है जो अपन को ध्यान में रखना है। सीबीआई वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि पावर ऑफ कोर्ट, सिविल कोर्ट की पावर है इसको, इसका मतलब क्या हो गया, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई है, अर्ध न्यायिक, तलब कर सकती है, डॉक्यूमेंट बुला सकती है, पर्सन को बुला सकती है, निंदा कर सकती है, सिर्फ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है ना, बस पनिशमेंट नहीं दे सकती किसी तरह से। तो वो क्या हुआ, क्रिमिनल पावर इनके पास नहीं है। रिपोर्ट टू राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। फिर विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन की विसिल ब्लोअर जैसे जो है उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाए, ठीक है। प्राधिकरण के समक्ष उजागर, सीवीसी के समक्ष उजागर की जाएगी वो जो भी विसिल ब्लोअर ने रिपोर्ट करी वो। फिर फेक कंप्लेंट अगर कोई देगा तो जेल 2 साल की और फाइन 30,000 का, विसिल ब्लोअर के नाते अगर झूठ सूचना गलत पाई गई तो। और नॉट अप्लीकेबल ऑन डिफेंस फोर्सेज, ठीक है ना। पीएम जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं और डिफेंस सर्विसेज के ऊपर ये विसिल ब्लोअर एक्ट लागू नहीं होता। समझ गए, ऐसे जैसे एक बीएसएफ के जवान ने इंडिया गेट के ऊपर प्रदर्शन किया कि ऐसे ऐसे ये गलत हो रहा फोर्स में अंदर, लेकिन वो अलाउ नहीं है इस तरह का, मतलब एक इनडिसिप्लिन आर्म फोर्सेस के अंदर। समझ गए, सिविल्स के अंदर अलाउ है। तो ये तो अपन ने समझ लिया, लेकिन मान लो वो एयर इंडिया की जो शिकायत हुई उसका क्या हुआ, अगर इतना इंटीग्रिटी थी इंस्टीट्यूशन में। तो खैर कोई नहीं, कई बार जैसे चीज़ें हो जाती हैं, भाई फेक लगी होगी, जैसे अपन देख रहे हैं कि हो सकता है कि फेक की कैटेगरी में डाल दिया हो, प्रूफ नहीं मिला हो कोई, ऐसे। खैर जो भी है,
है ना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो विसल ब्लोअर एक्ट में फेक वाला ये ध्यान में रखना है। 2 और 3 है, 2 और 3 में तो क्या है 2 साल की सजा है, और 3 से क्या है 30,000 का जुर्माना गलत सूचना पे। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब सत्येंद्र दुबे की ही देन है। मतलब जो उनका मर्डर हुआ, फिर इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था। मैंने जितना भी पढ़ा था उस समय सारा इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, क्योंकि इस तरह की जैसे जो बात होती है ना पेट्रोटिज्म वाली, उसमें इंडियन एक्सप्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ये है पनामा पेपर्स का है, जो है एपिस्टन फाइल्स का, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में देखो क्या शानदार कवरेज, लेकिन थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। बाकी एग्जाम की दृष्टि से तो दर्पण में आ रहा है मोर देन सफिशिएंट, मोर देन करंट। वो देख लो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य, नवीनतम समाज्ञान और एडिटोरियल, शानदार। चलो खैर कोई नहीं। अखबार में क्या होता है, अखबार में साला पढ़ते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की करते हैं ना कि यार एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है न्यूज़पेपर। उससे बनस्पत तो मैगजीन के अंदर आ रहा है कंबाइंड, वो कंपाइल करके आ रहा है, उसको अपन पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे CBSE वगैरह के जो क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपने क्वेश्चन देखो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो एक बार आपको क्वेश्चन देखने का अगर आपको लगता है ना मुझे नहीं आ रहा, तो कोई होपलेस होने की जरूरत नहीं। उस टॉपिक को आप खोलो, पन्ना खोलो, उसके अंदर देखो कि हाँ यार इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको हाईलाइट करो, उसको इंपॉर्टेंट करो। जैसे मैं भी जैसे कई बार देखता हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि भाई इसका क्या आंसर है, लेकिन मैं नोट्स खोलता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ कि हाँ यार वहाँ टिक लगाते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर जब अपन कभी उस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो अपनी एक विजन काम करेगा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि टॉपिक में जाने से पहले अपन को पता होना चाहिए यार ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो चाहे आपको याद नहीं है लेकिन पता तो है ना कि यार ये आते हैं। अब फिर मैं उनको याद करने की कोशिश करूँगा, फिर पहले पता तो चलना चाहिए ना कि इस रास्ते पे जाना है, फिर मैं उस रास्ते पे चलना चालू हूँगा। मुझे पता ही नहीं कौन से रास्ते पे जाना और मैं चल दिया तो गलत है। तो इसलिए उस टॉपिक में टिक्स लगे होने चाहिए। अलग से एक पेन रखो, क्वेश्चंस का अगर अपन को हाईलाइट करना है तो ग्रीन पेन से उसमें लिखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ उसके अंदर लिख दो, कोई UPSC के अंदर आए तो UPSC लिख दो, ऐसे SSC में लिख दो, तो आपको पता लगेगा कि इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ ऐसे बनते हैं हीरो जीरो से खैर चलो, है ना। तो ये CBSE का अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट देखा, और 1 से 6 तक मैंने इसमें गिनती बताई आपको। 1+2 तो अपना क्या है इसका स्ट्रक्चर, देन 3 रिकमेंडेशन कमेटी, 4/65 4, 5, 6, उसमें क्या आ गया वो टेन्योर आ गया, खत्म। ठीक है, तो और फिर विसल ब्लोअर्स के साथ में देखा अपन ने। तो ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट था CBSE, और अपॉइंटमेंट बाय राष्ट्रपति एंड रिमूवल बाय राष्ट्रपति, और टेन्योर फिक्स है 4/65, लेकिन हटाया जा सकता है किसमें, अपने दिवालिया, पेड एम्प्लॉयमेंट, चरित्र, अनेबल, अनहेल्दी एंड प्रूव म्यूनिसिपल कैपेसिटी। तो अपने आप चीज़ें याद होती हैं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, समझ गए। फिक्स टेन्योर है 4/65, तो कहाँ आ गया टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, जैसे कृष्णा ने मेरे से पूछा था टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लागू होता है CBSE के अंदर, तो लागू नहीं होता, ऐसे अपने को ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन देखने से मैं वापस से मेरे को कृष्णा क्वेश्चन क्यों याद आया, मैं बताऊँ, क्योंकि मेरे को ध्यान था वो क्वेश्चन, और इतना भी मुझे ध्यान है कि जिस दिन कृष्णा ने मेरे से पूछा था उस दिन मेरे को एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आया था, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि यार इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन तो होता ही है यार, इसमें ऐसा क्या है। फिर उस कन्फ्यूजन को आप नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अभी तो मान लो ठीक है एक छोटे लेवल पे आया, कल को मान लो किसी अच्छे क्वेश्चन का वो फैक्ट एक हिस्सा है, तो फिर वो थोड़ा सा एम्बेरेसिंग हो जाता है कि यार मुझे मिस नहीं करना चाहिए था उसने, खासतौर पर अच्छा क्वेश्चन जैसे होता है। और ख़ासतौर पे कोई मैच्योर स्टूडेंट अगर ऐसा कोई पूछे कोई क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर उसमें ठहराव से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमको नहीं आता है तो, लेकिन आए नहीं आए कोई बात नहीं, अभी अपन नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपन उसको रुकें, ठहराव से देखें, नोट्स देखें, तो मतलब अच्छी तैयारी होती है। खैराव मतलब मैंने ऐसे ही सीखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नोट्स वगैरह में कुछ नहीं रखा, बेसिक बुक है, असली ताकत जो है वो PYQs में। ओके, तो ये अपने CBSE के अंदर था, आज थोड़ा सा ये ज्ञान हो गया, कम ही मौके मिलते हैं इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं CBI। ओके।